Today we will discuss statistics and today's topic is regression analysis and this is the lecture number फर्स्ट। आज हम स्टार्ट करेंगे regression analysis कि regression analysis क्या होता है, what is the need of calculating and finding out the regression। तो इससे पहले before discussing regression we have discussed correlation analysis। इससे पहले हमने correlation analysis पढ़ा था और कोरिलेशन एनालिसिस में हमने डिस्कस किया था कि कोरिलेशन इज अ टेक्निक, कोरिलेशन एनालिसिस इज अ स्टडी टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, कि दो क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है या नहीं है उसकी स्टडी करने के लिए जिस टेक्निक को यूज़ करते थे दैट इज़ कॉल्ड कोरिलेशन एनालिसिस। बट कोरिलेशन एनालिसिस only gives you the degree and direction of the relationship between variables, कि variables के बीच में relationship है या नहीं है, और वो relationship है तो वो positive है या negative है, केवल ये आपको पता चल जाता है correlation analysis में। But you don't find the cause and effect relationship between the variables. If you want to find out the cause and effect relationship, you want to establish the cause and effect relationship between the variables, then you have to study regression analysis। कि अगर हमें regression analysis, हम regression analysis क्यों यूज़ करते हैं? हम regression analysis इसलिए यूज़ करते हैं because we want to know that which one is cause and what is its impact, what is its effect on the variable। कि कोरिलेशन एनालिसिस में हमें क्या पता चल गया? कोरिलेशन एनालिसिस में हमें ये पता चल गया कि दो वेरिएबल्स में रिलेशनशिप तो है और ये भी पता चल गया कि वो रिलेशनशिप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव रिलेशनशिप कब होती है कोरिलेशन एनालिसिस में? पॉजिटिव रिलेशनशिप तब होती है व्हेन द बोथ वेरिएबल्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा है और दूसरा वेरिएबल भी बढ़ रहा है, इट मीन्स या एक वेरिएबल घट रहा है और दूसरा वेरिएबल भी घट रहा है, तो इसका मतलब है देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। बट व्हेन द वेरिएशंस इन द टू वेरिएबल्स आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, जैसे प्राइस अगर इंक्रीज हो रही है तो डिमांड डिक्रीज हो रही है, तो प्राइस एंड डिमांड हैविंग द रिलेशनशिप ऑफ हैविंग द नेगेटिव रिलेशनशिप। अगर हम प्राइस और डिमांड के रिलेशन देखेंगे के बीच में रिलेशनशिप देखेंगे तो देयर विल बी अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिकॉज the assumption of the economics is कि if the price will be increasing then demand will be decreasing, कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी। ऐसे ही अगर इनकम और अगर डिमांड में हमें देखना हो, if you want to find the relationship between income and demand then what is the assumption? Then the assumption is कि if income will increase then the corresponding demand will also increase, कि अगर किसी व्यक्ति की इनकम इंक्रीज होगी तो उसकी परचेजिंग पावर और डिमांड भी इंक्रीज होगी। तो इनकम एंड डिमांड हैविंग द पॉजिटिव रिलेशनशिप, प्राइस एंड डिमांड हैविंग द नेगेटिव रिलेशनशिप, बिकॉज इन केस ऑफ प्राइस एंड डिमांड बोथ द वेरिएबल्स आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन एंड इन केस ऑफ इनकम एंड डिमांड बोथ द वेरिएबल्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। इनकम बढ़ रही है, डिमांड भी बढ़ रही है, बट प्राइस और डिमांड के केस में अपोजिट है। अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी, तो प्राइस और डिमांड के बीच में रिलेशनशिप होगी नेगेटिव और इनकम एंड डिमांड के बीच में रिलेशनशिप होगी पॉजिटिव। लेकिन अभी हमें ये पता नहीं चला कि मान लीजिए कि दो वेरिएबल हमने ले लिए, प्राइस हमने रुपीज़ में लिया और डिमांड हमने मान लीजिए यूनिट्स में लिया, ठीक। अब एक उसमें हमने देखा कि प्राइस और डिमांड में रिलेशनशिप तो है, प्राइस एंड डिमांड में रिलेशनशिप तो है। मान लीजिए दोनों ही बढ़ रहे हैं, बोथ आर इंक्रीजिंग, बोथ आर इंक्रीजिंग, प्राइस भी इंक्रीज हो रही है और डिमांड भी इंक्रीज हो रही है किसी प्रोडक्ट की। कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की प्राइस भी इंक्रीज हो रही है और डिमांड भी इंक्रीज हो रही है। अब हमें क्या पता चल गया कि हाँ दोनों में रिलेशनशिप भी है। कोरिलेशन क्या बता देगा? कोरिलेशन ये बता देगा यस बोथ आर कोरिलेटेड, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड एंड बोथ आर इंक्रीजिंग। तो आपकी जो रिलेशनशिप यानी कोरिलेशन का जो आंसर आएगा वो आएगा पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि दोनों ही सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन अभी आपको ये नहीं पता कि डिमांड बढ़ने की वजह से प्राइस बढ़ रहा है या प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड बढ़ रही है।
यू डोंट नो कि दोनों के इंक्रीज होने का कॉज क्या है और उस कॉज का इफेक्ट क्या है। तो विच वन इज कॉज, अगर इसमें देखें कि विच वन इज कॉज एंड व्हाट इज इट्स इम्पैक्ट, या इफेक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, कि इसमें कॉज क्या है और उसका इफेक्ट क्या है। हमने ये तो ऑब्जर्व कर लिया कि प्राइस और डिमांड दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन अभी कोरिलेशन एनालिसिस डज नॉट फैसिलिटेट टू फाइंड आउट द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अगर आपको कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की स्टडी करनी है देन यू हैव टू स्टडी रिग्रेशन एनालिसिस। तो मेरा बताने का, इतना एक्सप्लेन करने का यही ऑब्जेक्टिव था, पर्पस था कि आपको ये पता चले कि कोरिलेशन और रिग्रेशन में डिफरेंस क्या है। तो कोरिलेशन जो है केवल आपके दो वेरिएबल या दो से ज़्यादा वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप और उसकी डिग्री को बताता है। लेकिन अगर कॉज एंड इफेक्ट स्टडी करनी है, आपको ये देखना कि कॉज क्या है और उसका इफेक्ट क्या है, कि कौन सा वेरिएबल कॉज है, किस वेरिएबल की वजह से दूसरे वेरिएबल में चेंज हो रहा है। या ये भी हो सकता है कि प्राइस बढ़ रही हो, प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड बढ़ रही हो, तो प्राइस कॉज हो जाएगा, इफेक्ट इंक्रीज इन डिमांड हो जाएगा। लेकिन हो सकता है डिमांड बढ़ रही हो और उस डिमांड बढ़ने की वजह से प्राइस बढ़ रहा हो, तो उस केस में डिमांड कॉज हो जाएगा और उसका इफेक्ट क्या होगा, प्राइस पर इंक्रीज इन प्राइस। तो कोई भी इफेक्ट हो सकता है, कोई भी कॉज हो सकता है, लेकिन यू हैव टू फाइंड आउट कि विच वन इज कॉज एंड व्हाट इज इट्स इफेक्ट ऑन द अदर वेरिएबल। तो कॉज एंड इफेक्ट स्टडी को फैसिलिटेट करने के लिए हम रिग्रेशन एनालिसिस को यूज़ करते हैं। अब इससे और आगे बढ़ने से पहले आप एक चीज़ और समझ लीजिए कि जब भी हम रिग्रेशन एनालिसिस की बात करते हैं तो हम वेरिएबल्स की बात करते हैं, जब भी हम कोरिलेशन एनालिसिस की बात करते हैं तो वेरिएबल्स की बात करते हैं। तो जब हम रिग्रेशन एनालिसिस में बात कर रहे हैं वेरिएबल्स की, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल। वन इज डिपेंडेंट वेरिएबल, and second one is independent variable। पहला हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और दूसरा हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब इनमें डिफरेंस क्या है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में? डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की अगर हम बात करें तो डिपेंडेंट वेरिएबल जो है, द अकरेंस ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विल बी डिपेंडिंग ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कि डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू गिवन नहीं है। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, द डिपेंडेंट वेरिएबल और द वेरिएबल हुज वैल्यू हैव टू बी फाइंड आउट। कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, अगर हम लिखे हैं तो हम लिखेंगे कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स आर द वेरिएबल्स whose value has to be ascertained or predicted on the basis of, या इतना ही पहले आप समझ लो कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से वेरिएबल हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल्स आर द वेरिएबल्स हुज वैल्यू हैज़ टू बी एसर्टेन और प्रिडिक्टेड। कि वो वेरिएबल जिनकी वैल्यू दी हुई नहीं है, द वेरिएबल हुज वैल्यू हैज़ नॉट गिवन, उनकी वैल्यू गिवन नहीं है, हुज वैल्यू हैज़ टू बी फाउंड आउट, उनकी वैल्यू का आपको निकालना है, हुज वैल्यू हैज़ टू बी प्रिडिक्टेड, उनकी वैल्यू को आपको प्रिडिक्ट करना है, एस्टिमेट करना है, उनको बोलते हैं हम डिपेंडेंट वेरिएबल। और किसके बेसिस पे करना है? मान लीजिए दो वेरिएबल दिए हुए हैं तो किसी ना किसी एक वेरिएबल की वैल्यू तो गिवन होगी। तो जिस वेरिएबल की वैल्यू गिवन होती है उसको बोलते हैं हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और उस गिवन वैल्यू के बेसिस पर जिस वेरिएबल की वैल्यू आप कैलकुलेट करते हो, फाइंड आउट करते हो, उसको बोलते हैं हम डिपेंडेंट वेरिएबल। कि एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू गिवन है और एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू गिवन नहीं है,
तो जिसकी वैल्यू गिवन है उसको बोलोगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि उसी के बेसिस पे तो आप दूसरे की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो। तो द वैल्यू ऑफ द अदर वेरिएबल इज डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच हैज़ बीन ऑलरेडी गिवन, कि आप उस वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो जिसकी गिवन नहीं है, दैट विल बी द डिपेंडेंट वेरिएबल। एंड जिस वेरिएबल की वैल्यू गिवन है, द वैल्यू इज नोन, दैट वेरिएबल इज सेट टू बी द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उस वेरिएबल को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। तो डिपेंडेंट वेरिएबल को क्या क्या बोल सकते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल को आप बोल सकते हो thus dependent variable are also known as predicted भी बोलते हैं, regressed भी बोलते हैं, एंड एक्सप्लेन्ड। इन नामों से भी हम उसको जानते हैं। क्या क्या? आप प्रिडिक्टेड भी बोल सकते हो डिपेंडेंट वेरिएबल को, आप रिग्रेस्ड भी बोल सकते हो, और आप एक्सप्लेन्ड भी बोल सकते हो। तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल्स आर द वेरिएबल हुज वैल्यू हैज़ टू बी फाउंड आउट ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू ऑफ द अदर वेरिएबल दैट इज ऑलरेडी गिवन, जिसकी वैल्यू पहले से ही गिवन है। ठीक है, अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करें तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होंगे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर द वेरिएबल्स whose value are given or known and it influences the value of other variable। क्या कह रहा है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर द वेरिएबल्स हुज वैल्यू आर गिवन, उसकी वैल्यू दी हुई है और नोन, एंड इट इन्फ्लुएंसेस द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल, और ये दूसरी वेरिएबल की वैल्यू को भी इन्फ्लुएंस करता है। यानी कि अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ द अकॉर्डिंग टू द गिवन वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल विल डिसाइड द वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, कि ये वैल्यू की इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू क्या है, वो डिसाइड करेगा कि डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी। राइट, इसको क्या क्या हम बोलते हैं? तो आप लिख सकते हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स are also known as regressor, predictor, और एक्सप्लेनेटर। इन नामों से भी हम उसे जानते हैं। क्या क्या? रिग्रेशन भी बोल सकते हैं, प्रिडिक्टर भी बोल सकते हैं, और एक्सप्लेनेटर भी बोल सकते हैं। क्यों? प्रिडिक्टर इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू के बेसिस पर ही हम किसी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को प्रिडिक्ट करते हैं। तो ये समझना ज़रूरी था कि जब भी हम रिग्रेशन एनालिसिस की बात करते हैं तो you have to understand the concept of dependent variable and independent variable. You must have the understanding, and you must understand the difference between dependent and independent variable. हमेशा independent variable की वैल्यू गिवन होती है। आप भूल गए कि independent variable क्या होता है और dependent variable क्या होता है। तो इतना याद रखना कि जिस वेरिएबल की वैल्यू गिवन है
वो है इंडिपेंडेंट, और जिस वेरिएबल की वैल्यू आपको एस्टिमेट करनी है, कैलकुलेट करनी है और प्रिडिक्ट करनी है, दैट विल बी द डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू गिवन होती है और उसके बेसिस पर हम जिस वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। दिस इज द सिंपल डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसको मैं साफ कर देता हूँ। अब अगर आपको फॉर्मली डिफाइन करना हो कि रिग्रेशन एनालिसिस क्या है, तो आप लिख सकते हो कि रिग्रेशन एनालिसिस इज अ स्टैटिस्टिकल डिवाइस, या टेक्निक भी बोल सकते हो, विद द हेल्प ऑफ विच with the help of which we estimate the value of the variable, we estimate the value of the variable, or we can predict the unknown value on the basis of the value of the given variable, on the basis of the variable whose value is given. Simple. कि रिग्रेशन एनालिसिस इज अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक, एक ऐसी स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जिसके थ्रू हम एक ऐसे वेरिएबल की वैल्यू प्रिडिक्ट करते हैं जिसकी दी हुई नहीं है, और किस बेसिस पे करते हैं, एक ऐसे वेरिएबल की वैल्यू के बेसिस पर एस्टिमेट करते हैं जिसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो ये है रिग्रेशन एनालिसिस, सिंपल, आप इतना समझिए। और जिस वेरिएबल की वैल्यू गिवन है वो हमारा होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जिस वेरिएबल की वैल्यू गिवन नहीं है वो हमारा होगा डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। अब मान लो एग्जांपल हम देख लें कि अगर ये दिया हुआ है कि सपोज कि वॉल्यूम ऑफ रेन, एक वेरिएबल दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ रेन, और एक दूसरा वेरिएबल दिया हुआ है क्या, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। अब इसमें आपको क्या लगता है कौन सा जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है? वॉल्यूम ऑफ रेन, उसका वॉल्यूम दिया हुआ है और उसके बेसिस पर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप का हमें डिसाइड करना है। क्या वॉल्यूम ऑफ रेन विल डिसाइड दैट व्हाट वुड बी द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, कि फसल का उत्पादन कितना होगा ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा बारिश की मात्रा। तो अब बारिश की मात्रा कितनी होगी, दैट विल नॉट बी डिसाइडेड बाय द volume of production, production of output. On the other hand, production of crop will be decided by the volume of rain, कि कितनी फसल का उत्पादन अच्छा होगा, फसल का उत्पादन खराब होगा, कम होगा या औसत होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा बारिश की मात्रा। तो इस केस में वॉल्यूम ऑफ रेन क्या होगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप क्या होगा? ये डिपेंडेंट वेरिएबल होगा।
कि मान लीजिए अलग अलग केस दिए हुए हैं कि इतनी सेंटीमीटर बारिश होगी तो कितनी फसल होगी, इतने सेंटीमीटर बारिश होगी तो कितने फसल होगी, और इतने सेंटीमीटर बारिश होगी तो कितने फसल होगी। तो अलग अलग लेवल पे हमने उस वॉल्यूम ऑफ रेन दिया हुआ है, इतने सेंटीमीटर, इतने सेंटीमीटर, इतने सेंटीमीटर, और हर लेवल पे प्रोडक्शन कितना होगा क्रॉप का, दैट हैज़ टू बी डिसाइडेड। सो इन सच केस द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप विल बी डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द वॉल्यूम ऑफ रेन विल बी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इज दैट ओके? अब बात करते हैं कि यूज़ ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस, कि रिग्रेशन एनालिसिस का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो आई थिंक कि आपको इतना यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसको आप चाहें तो यू कैन नोट इट डाउन, आप इसे नोट भी कर सकते हैं। मैं इसको साफ कर देता हूँ और आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखें कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस, तो हम लिखेंगे यहाँ पे यूजेस और यूटिलिटी ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस। क्या क्या उसके यूजेस हैं, ठीक है ना, क्या उसकी यूटिलिटी है। तो पहला है, अगर हम देखें, फर्स्ट एनालिसिस ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि कॉज एंड इफेक्ट स्टडी को करने के लिए कि कारण क्या है और उस कारण का क्या प्रभाव पड़ रहा है, व्हाट इज़ द कॉज एंड व्हाट इट्स इम्पैक्ट ऑन अदर वेरिएबल, है ना, कि क्या रीज़न है और उसका क्या उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की स्टडी करने के लिए हम रिग्रेशन एनालिसिस को यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि डिमांड एंड प्राइस आर बोथ आर इंक्रीजिंग, प्राइस एंड डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट आर इंक्रीजिंग, बोथ आर इंक्रीजिंग। लेकिन अभी आपको ये नहीं पता है कि डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़ रहा है या प्राइस बढ़ने से डिमांड बढ़ रहा है। और अगर ये आपको फाइंड आउट करना है तो आपको स्टडी करनी पड़ेगी किसकी, रिग्रेशन एनालिसिस की, ठीक है ना। सेकंड है डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ चेंज इन वेरिएबल्स, कि जो वेरिएबल्स हैं, द वेरिएबल्स ऑफ द टू सीरीज एक्स एंड वाई वेरिएबल्स दिए हुए हैं, उनके बीच में रेट ऑफ वेरिएशन क्या है, रेट ऑफ चेंज क्या है, किस रेट से उनमें चेंजेस हो रहा है। इधर द चेंजेस आर कांस्टेंट और द चेंजेस आर फ्लक्चुएटिंग, कि वो फ्लक्चुएट कर रहा है चेंज, या वो कांस्टेंट है कि एक सर्टेन परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज करने पर दूसरे वेरिएबल में जो चेंज हो रहा है, जो वेरिएशन हो रहा है, वो भी कांस्टेंट है। सो इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द रेट ऑफ चेंज, इधर द रेट ऑफ चेंज विल बी कांस्टेंट और इट विल बी फ्लक्चुएटेड, कि या तो रेट ऑफ चेंज जो है कांस्टेंट होगा या वो फ्लक्चुएट करेगा। तो अगर हमें रेट ऑफ चेंज भी कैलकुलेट करना है वेरिएबल्स के बीच में, तो भी आपको रिग्रेशन एनालिसिस की स्टडी करनी होगी, ठीक है। थर्ड क्या है, एस्टीमेट ऑफ वैल्यूज़। इसको बहुत यूज़ करते हैं बिजनेस में, मैन्युफैक्चरिंग में, मार्केटिंग में, कि एस्टीमेट ऑफ वैल्यूज़, कि हम एस्टीमेट करते हैं। और एस्टीमेट जैसे कि अगर किसी कंपनी को प्रोडक्शन करना है तो प्रोडक्शन किस बेसिस पे होगा। ऐसा नहीं है कि पहले आप प्रोडक्शन कर लोगे देन यू विल सेल, नो। First you will conduct a survey, first you will conduct a study that what is the demand of your product in the market and what are the taste and preferences and what is the attitude of the customer, कि कस्टमर का एटीट्यूड क्या है, कस्टमर की एग्जैक्ट डिमांड क्या है, कस्टमर की टेस्ट और प्रेफरेंसेस क्या हैं, और कस्टमर की परचेजिंग पावर क्या है, व्हाट इज़ द परचेजिंग पावर ऑफ कस्टमर। ऑल दीज फैक्टर्स हैव टू बी कंसिडर्ड व्हेन यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस एनी प्रोडक्ट। जब अगर कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने जा रहे हो तो ये सारे फैक्टर्स जो है आपको कंसीडर करने होंगे, ठीक है। और फिर उन
सभी फैक्टर्स को कंसीडर करके स्टडी कंडक्ट करके देन यू हैव टू एस्टिमेट दैट हाउ मच प्रोडक्शन हैज़ टू बी टेकन प्लेस, कि कितना प्रोडक्शन हमें करना है। फर्स्ट यू विल एस्टिमेट द डिमांड एंड अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेटेड डिमांड यू विल प्रोड्यूस, आप प्रोडक्शन करोगे एंड दिस विल बी ऑल दिस प्रोसेस विल बी फैसिलिटेटेड बाय रिग्रेशन एनालिसिस। जो पूरा प्रोसेस है वो किसके थ्रू आप कंडक्ट करोगे, वो रिग्रेशन एनालिसिस के थ्रू करोगे, आप रिग्रेशन एनालिसिस करोगे, ठीक है ना। तो ये एस्टिमेट ऑफ वैल्यूज़ के केस में भी रिग्रेशन को हम यूज़ करते हैं ना। ये दीज आर द सम यूजेस एंड यूटिलिटी, द मेन यूजेस एंड यूटिलिटी ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस। सो एनालिसिस ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ चेंज इन द वेरिएबल्स एंड एस्टिमेट ऑफ वैल्यूज, दीज आर द यूजेस, और यू कैन से दिस इज द यूटिलिटी ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस इन टुडेज प्रेजेंट सिनेरियो। ठीक, मूविंग ऑन, अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिग्रेशन। टाइप्स ऑफ रिग्रेशन, कौन कौन से टाइप्स हैं। फर्स्ट आपका है सिंपल रिग्रेशन। सिंपल रिग्रेशन कौन सा होता है? सिंपल रिग्रेशन इज द रिग्रेशन दैट इज बेस्ड ऑन ओनली टू वेरिएबल्स। जब रिग्रेशन जो है केवल दो वेरिएबल पर डिपेंड हो, एक्स एंड वाई, प्राइस एंड डिमांड। मान लो प्राइस एंड डिमांड दो वेरिएबल दिए हुए हैं और उनकी हम स्टडी कर रहे हैं, उनकी कॉज एंड इफेक्ट की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना, या उनके बीच में क्या रेट ऑफ चेंज है उसकी स्टडी कर रहे हैं, तो दैट विल बी कॉल्ड द सिंपल रिग्रेशन। जैसे सिंपल कोरिलेशन होता था, सिंपल कोरिलेशन में क्या है, दो वेरिएबल की स्टडी करते थे, वैसे सिंपल रिग्रेशन है। सिंपल रिग्रेशन में हम दो वेरिएबल को ही कंसीडर करते हैं, ओनली टू वेरिएबल्स आर कंसीडर्ड at the time of simple regression. In case of simple regression only two variables are considered to be studied. केवल हम दो वेरिएबल को ही कंसीडर करते हैं उनकी स्टडी करने के लिए, दैट इज द सिंपल रिग्रेशन, दैट इज बेस्ड ऑन टू वेरिएबल्स। सेकेंड आता है मल्टीपल रिग्रेशन। मल्टीपल रिग्रेशन क्या है? The regression analysis whose study is based on more than two variables. When we consider more than two variables, that is the multiple regression. जब हम तीन अलग अलग वेरिएबल ले लेते हैं या दो से ज़्यादा वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे हमने एक वेरिएबल ले लिया, क्या हमने एक वेरिएबल ले लिया, एक वेरिएबल हमारा है वॉल्यूम ऑफ रेन, मान लीजिए हमने फिर से वॉल्यूम ऑफ रेन ले लिया। दूसरा वेरिएबल हमने ले लिया आउटपुट ऑफ क्रॉप, फसल कितनी होगी, और एक और वेरिएबल हमने ले लिया यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। तीन वेरिएबल ले लिए, वॉल्यूम ऑफ रेन, आउटपुट ऑफ क्रॉप एंड यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो रेन, आउटपुट ऑफ क्रॉप एंड यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, अब दीज आर द मोर देन टू वेरिएबल्स। तो अगर ये स्टडी करोगे, इन तीनों की स्टडी करोगे, इम्पैक्ट स्टडी करो या कॉज एंड इफेक्ट की स्टडी करो, डिटर्मिनेशन ऑफ चेंज की स्टडी करो या एस्टिमेशन ऑफ द वैल्यूज़ की स्टडी करो, तो ये क्या होगा, इट विल बी ए केस ऑफ मल्टीपल रिग्रेशन। कि मल्टीपल रिग्रेशन वो रिग्रेशन होता है जिसमें हम दो से ज़्यादा वेरिएबल की स्टडी करते हैं। थर्ड हमारा आता है लीनियर रिग्रेशन। थर्ड वन इज लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन क्या है? लीनियर रिग्रेशन जो है, लीनियर रिग्रेशन के केस में जो चेंजेस हो रहे हैं वेरिएबल्स में, या यू कैन से द इफेक्ट ऑफ वन वेरिएबल ऑन अदर वेरिएबल इज कांस्टेंट। कि मान लीजिए कि एक वेरिएबल है प्राइस और दूसरा वेरिएबल है डिमांड। प्राइस दी हुई है रुपीज़ में और डिमांड दी हुई है यूनिट्स में। अब मान लीजिए प्राइस पहले किसी प्रोडक्ट की 40 रुपये थी
तब उसकी डिमांड हो रही थी 30 यूनिट्स की। फिर हमने उस प्राइस को 10 रुपये से बढ़ा दिया, 40 से 50 कर दिया, तो उसकी डिमांड होगी 25 यूनिट्स की। फिर हमने उसको 50 से 60 कर दिया, तो उसकी डिमांड होगी 25 से 20 की। फिर हमने 60 से 70 कर दिया, तो उसकी डिमांड होगी 15। फिर हमने 70 से 80 कर दिया, तो उसकी डिमांड हो गई 10। अब नाउ यू विल सी कि जो रेट ऑफ चेंज है बिटवीन द वेरिएबल्स दैट इज कांस्टेंट। बी स्टार्टेड फ्रॉम ₹40, देन डिमांड वाज 30 यूनिट्स। फिर हमने 10 रुपये से बढ़ाया, तो डिमांड 30 से 25 हो गई, यानी कि 10 रुपये बढ़ाने से डिमांड 5 यूनिट से कम हो जाती है। फिर 10 रुपये बढ़ाने से फिर से डिमांड 5 यूनिट कम हो जाती है। फिर से 10 रुपये बढ़ाने से फिर से डिमांड 5 यूनिट कम हो जाती है, और फिर से 10 बढ़ाने से फिर से डिमांड 5 यूनिट कम हो जाती है। सो इन दिस केस द रेट ऑफ चेंज इज कांस्टेंट है ना रेट ऑफ चेंज कि हमें हर बार 10 रुपये से प्राइस इंक्रीज करने से हर बार 5 यूनिट की डिमांड कम हो जाती है। सो द रेट ऑफ चेंज इज कांस्टेंट बिटवीन द वेरिएबल्स दैट इज प्राइस एंड डिमांड। सो यू विल से देयर इज अ लीनियर रिग्रेशन बिटवीन द वेरिएबल्स, क्योंकि रेट ऑफ चेंज जो है वो कांस्टेंट है, दैट इज नॉट फ्लक्चुएटिंग, दैट इज कांस्टेंट। सो दिस इज अ केस ऑफ लीनियर रिग्रेशन। नेक्स्ट फोर्थ आता है आपका नॉन लीनियर और कर्वी लीनियर रिग्रेशन। सिंपल, इसका अपोजिट कर दीजिए लीनियर रिग्रेशन का। व्हेन द रेट ऑफ चेंज इज नॉट कांस्टेंट, व्हेन द रेट ऑफ चेंज between the variables is not constant, that will be a case of non-linear और curvilinear regression। वो हमारा केस होगा किसका? non-linear और curvilinear regression का। तो आज हमने डिस्कस किया रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस, टाइप्स ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, यूजेस एंड यूटिलिटी ऑफ रिग्रेशन। अब नेक्स्ट